यदि आपने ऑसिलेशन में स्टार्टिंग वाला पार्ट ठीक से पढ़ा है तो आज की कहानी बहुत एफर्टलेस, उनके लिए बहुत आसान चलेगी। ऑसिलेशन में जब मैंने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा है तब, और यदि वो पीरियोडिक फंक्शन यहाँ आपने पढ़ा नहीं है या भूल गए तो आज बहुत पेन होने वाला है आपको। मैं साफ बोल रहा हूं, बहुत पेन होने वाला है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे वेव फंक्शन। आज हमको पढ़ना है वेव फंक्शन, और ये हैप्पी बर्थडे वाला फंक्शन नहीं है, ये मैथमेटिकल फंक्शन है। आज तुम्हें ध्यान है, जब हमें स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना था तो हम मैथ के पास गए, हे मैथ हमें कुछ ऐसा दे दे जिससे हम स्ट्रेट लाइन मोशन इजीली पढ़ सके। तो मैथ ने कहा तथास्तु, जाओ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ो, उसको फिजिक्स में जोड़ लेना। फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना था हमको, तो हमें एक ऐसी स्पेसिफिक मैथमेटिक्स की जरूरत थी जो प्रोजेक्टाइल मोशन से मैच करे। तो मैथ ही के पास जाएंगे हम, हे मैथ भाई प्लीज मदद कर दे, हमें ऐसी मैथमेटिक्स देते जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने में मदद करे। तो मैथ ने कहा जाओ तथास्तु, आप पैराबोला पढ़ो और उसको कनेक्ट कर लेना। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, आपको ध्यान हो, जैसे ये ऑसिलेशन मोशन था, है ना, ऑसिलेशन मोशन था, पार्टिकल यूं 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 करता था। अब इसमें जैसे पार्टिकल यहां आ जाता, मान लो ये पी है, पी इज अ पार्टिकल, यहां पर है थोड़ा गहरा डॉट, ये ओरिजिन, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। अब इसके डिस्प्लेसमेंट में एक विशेष बात थी। विशेष बात ये थी इसके डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ता था और मैक्सिमम हो जाता था, और फिर वो घटता था, जीरो हो जाता था, फिर वो नेगेटिव में चलता था, नेगेटिव में मैक्सिमम। इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे बदलता रहता था। जबकि एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जिसे हम एक्स भी लिख सकते हैं वापस, इसमें नो डाउट ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन जरूर था, लेकिन इसमें वो क्षमता नहीं थी। इसको हम यहां यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टी बढ़ेगा तो एक्स बढ़ता ही चला जाएगा, टी बढ़ता चला जाएगा तो एक्स बढ़ता चला जाएगा। जबकि हमें यहाँ एक ऐसी मैथमेटिक्स की जरूरत थी जो रिपीट हो, जो एक्स को रिपीट करे। याद है नहीं याद पीरियोडिक फंक्शन, एक ऐसी मैथमेटिक्स चाहिए थी जो एक्स की वैल्यू को हर कुछ टाइम के बाद रिपीट करे। माना ये टी इक्वल टू टी का फिगर है, टी इक्वल टू टी का फिगर है, तो ऑसिलेशन मोशन में एक खास बात क्या होती थी ऑसिलेशन मोशन में, कि हर एक ऑक्सीलेशन के बाद, पता ना पार्टिकल कभी यहां मिला है तो कितनी देर के बाद यहां वापस मिलेगा, टी प्लस टी सेकंड के बाद वो दोबारा मिलेगा, यहां पर वो दोबारा मिलेगा यहाँ पे। मैंने कहा ना, यदि आपने ऑक्सीलेशन मोशन पढ़ा है तो बहुत एफर्टलेस क्लास चलेगी। यदि टीवे सेकंड वो यहां पर है तो मजे की बात है, आफ्टर वन ऑसिलेशन वो वही एग्जैक्टली वही होगा। तो इसका मतलब टीवे सेकंड जो उसका डिस्प्लेसमेंट था, टी प्लस टी सेकंड के बाद भी तो वही डिस्प्लेसमेंट था उसका, है ना, फिर टी प्लस टू टी पे भी वही था। तो इसका मतलब एसएचएम में हमको एक ऐसा मैथमेटिक्स चाहिए थी जो टीवे सेकंड जो आंसर दे, टी प्लस टी सेकंड पर भी वही आंसर दे। ऐसी मैथमेटिक्स चाहिए थी, ऐसी मैथमेटिक्स चाहिए थी जो टीवे सेकंड जो वैल्यू डालो टी प्लस टी के बाद भी वही वैल्यू आए, क्योंकि एसएचएम में टी सेकंड पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा टी प्लस टी पर भी वही डिस्प्लेसमेंट होगा, टी सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी टी प्लस टी सेकंड पर भी वही वेलोसिटी होगी। थैंक गॉड ऐसी मैथमेटिक्स सिर्फ ख्यालों में नहीं एक्चुअल में थी, वास्तविकता में थी नहीं थी बोलो। जितने भी साइन कोसाइन फंक्शन थे उनके अंदर ये क्षमता थी, टी वे सेकंड में जो आंसर देते थे टी प्लस कैपिटल टी के बाद भी वही आंसर देते थे। ये तो ही हमारी एसएचएम, ठीक, थैंक गॉड वहां पे एक ऐसी मैथमेटिक्स थी। आइए आज हमें वेव फंक्शन पढ़ना है, उसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन, इसी का अपडेटेड वर्जन पढ़ना है। एसएचएम और वेव में क्या अंतर होता है, एसएचएम में सिर्फ हम एक पार्टिकल को ऑसिलेट करते हुए देखते हैं, सिर्फ एक पार्टिकल को ऑसिलेट करते हुए देखते हैं। और वेव में तो जैसे वेव तर 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 आगे बढ़ती जाएगी, जिन जिन पार्टिकलों को छू के गई है वो सब ऑसिलेशन में आ जाएंगे। इमेजिन करो ये पेंडुलम का सेट है पूरा, वही पेंडुलम का सेट है ये। यदि मैं यहां पर एक पेंडुलम को डिस्टर्ब कर दूं, मान लो स्टार्टिंग वाले को पकड़ के छोड़ दूं, टक 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 टक, तो जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी जिसको छू के चलेगी वो सारे पेंडुलम ऑसिलेट करेंगे।
अब एक अकेला पेंडुलम और एक इतने सारे पेंडुलम, एक अकेला पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और आप उसको डिस्कस कर रहे हो, उसको हमने एसएचएम बोला। लेकिन अब क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो इन सारे पेंडुलम को एक ही फंक्शन से लपेट ले, इन सारे पेंडुलम को एक ही फंक्शन में लपेट दे? उसको बोलेंगे वेव फंक्शन। अब तक आप केवल एक पेंडुलम डिस्कस कर रहे थे, एक पार्टिकल का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, करे आए, एसएचएम में करे आए। लेकिन क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो इन सभी पार्टिकलों को एक ही फंक्शन में चपेट दे? दोबारा समझाता हूं। अब ये मेरा जो तरीका होगा, ये मैं अपने बेस्ट देने जा रहा हूं। यदि ये कम समझ में आया तो यहां देखिए, वेव फंक्शन होता क्या है पहले समझे तो सही। वेव फंक्शन तो माना ये रस्सी है बेटा, ये रस्सी है ना, रस्सी का ये ओरिजिन वाला पार्ट है ये, चलो ये मेरे हाथ में है और ये रस्सी कहीं आगे जाके किसी रिजिड वॉल पे क्लैंप पे, अभी ये सीधी है। अब मैं इसमें जर्क दूंगा, अब जर्क दूंगा मैं इस पॉइंट से, देखने की कोशिश करिएगा। मतलब ये मेरे हाथ में, ये वाला जो एंड है वो मेरे हाथ में, अब मैं हाथ ऊपर ले जाऊंगा तो रस्सी का ये सिरा ऊपर जाएगा, हाथ नीचे ले आऊंगा तो ये मेरा सिरा नीचे जाएगा। एक मिनट, ये रस्सी तो नहीं है लेकिन रस्सी जैसे ही है, ये मेरे इस वाले को देखना, यहीं से तो जर्क जा रहे हैं, ऊपर जाएगा तो ये ऊपर गया, नीचे जा रहा है तो जल्दी जल्दी में देखो इसको, ठीक है। यहां से मैं सोर्स क्रिएट, मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट करने जा रहा हूं। अब देखिए यहां से क्या बता रहा था, हाँ ये एक रस्सी है, इसका एक सिरा वहां क्लैंप है, ओके। अब थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे मैं जर्क दूंगा, जैसे जैसे मैं जर्क दूंगा, ये ठीक है ना, थोड़ी देर के बाद हालात ऐसे होंगे, मेरा हाथ रुक नहीं रहा, तो थोड़ी देर के बाद मेरा हाथ ऐसे भी पॉसिबल है। एक मिनट, कुछ समझे बेटा? थोड़ी देर के बाद मेरा हाथ इस तरीके से भी आएगा, मतलब मैं, कुछ समझ में आया नहीं आया ये बताओ? मतलब जर्क देना स्टार्ट कर दिया, अब धीमे धीमे आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे दे, मतलब मैं रुक नहीं रहा हूं, मेरा हाथ हिलता जाएगा, वेव आगे बढ़ती चली जाएगी। ये अलग अलग समय के फोटो है, ये वो वाला फोटो है जब अभी कोई जर्क नहीं दिया। अब बताना, मेरे हाथ हिलाने के चक्कर में सपोज करो यहां से लेकर यहां तक सारे पार्टिकल ऑसिलेशन मोड में आगे नहीं समझे? एक मिनट समझिए, इमेजिन करो थोड़ी देर के बाद ये हालत हो गई, या यही ले लीजिए, ये बताना यदि मैं यहां छोटी छोटी एलईडी लगा दूं और वो एलईडी चमक रही है, या सपोज करो एक ही एलईडी लगा दी, एक एलईडी वही जल रही है, लाइट कैमरा एक्शन सब बंद कर दिया, तो वो बताइए वो एलईडी क्या करती हुई नजर आती होगी? ये बताइए वो एलईडी क्या करती हुई नजर आ रही होगी? यदि मैं यहाँ एक एलईडी लगा दूं, आगे खिसकती हुई नजर आ रही होगी? नहीं, वो ऑसिलेट कर रही होगी अपनी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। यदि मैं इस रस्सी में एक एलईडी लगा दूं, अच्छा दो एलईडी लगा दूं थोड़ा आगे पीछे, तो वो दोनों ऑसिलेट कर रही होंगी, लेकिन उन ऑसिलेशन का अंदाज देखना। देखिए मान लो, ठीक है, आप इस वाले पार्टिकल को देखिएगा, इस वाले एक को, इस ए को देखिएगा, इस फोटो में वो यहां पर है, इस समय है या नहीं है? बोलो। ए जो अभी सीधा था वो यहां पर है, अगले फोटो में वो, अब वो यहां पर है, अगले फोटो में वो यहां पर है, अगले फोटो में वो कहीं और मिलेगा। ये क्या है? ए कभी यहां पर है, कभी यहां पर है, कभी यहां पर है। अच्छा बी को देखिए, मान लो किसी बी वाले पार्टिकल को लेते हैं, बी इस समय वो सीधा है लेकिन इस समय वो नीचे है, इस समय वो ऊपर है, देखो। फिर थोड़ी देर के बाद वो यहां पर है। बहुत है बेटा, ए और बी से समझ जाओ। ऐसी सिमिलरली, मतलब ए और बी मुझे लगता है काफी है ना, ऐसी सिमिलरली थ्योरम यूज कर लीजिए। अब पहले ए को देखिए गौर से, ए क्या कर रहा है, बी को देखिए, बी क्या कर रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, ऑसिलेट कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में? यदि ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस मानी जाए तो ये डायरेक्शन तो वाई एक्सिस हो गई, यानी बी वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ए वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, सी वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, डी वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। भले सी और डी मैंने बनाई नहीं है, कोई भी फील कर लो, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है। होपफुली ये फिगर समझ में आ रहा है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक देखो, ये तो आप जानते हो ना, यदि पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करे
तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। और यदि कोई यूं ऑसिलेट कर रहा है यूं करके, जैसे ये पार्टिकल है यूं यूं ऑसिलेट कर रहा है, तो कभी वो यहां होगा कभी यहां, मान लो यहां, तो हम उसके डिस्प्लेसमेंट को y लिख सकते हैं। y, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब यहां पर गौर से देखिए, मैं यदि आपसे कहूं बी बी बी, या यूं कहिए ये एक्स एक्सिस है और इसके सारे पार्टिकलों को देखिए, तो बताइए पार्टिकल तो वाई एक्सिस पे ही ऑसिलेट कर रहे हैं ना, यूं आगे तो कोई खिसकता ही नहीं है वेव में आगे तो कोई खिसकता नहीं है। जो पार्टिकल यहां पे मैं बांध दूंगा ये यहां पे, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा। अब बी, ये रहा बी, ये रहा बी, इस फोटो में ये रहा बी, माना ये 0वें सेकंड का फिगर है, मान लो वो ये 1 सेकंड का फिगर है, माना ये दूसरे सेकंड का फिगर है, माना ये तीसरे सेकंड का फिगर है, मान लीजिए। और हाँ, हम ये भी जानते हैं इसके और इसके बीच में इनफाइनाइट फिगर खींचे जा सकते हैं, दूसरा सेकंड 2.1 सेकंड 2.2, ठीक। ये अलग अलग क्षण के अलग अलग समय के फोटो है, स्केचेस है वेव के, वेव धीमे धीमे आगे जाती जा रही है, ठीक है। अब सुनिए, यदि मैं आपसे पूछता हूं बी क्या कर रहा है, बी है, तो देखिए गौर से, बी पहले यहां था ना, देखो इस फोटो में यहां था, वो नीचे है इस समय, फिर ऊपर भी जाएगा, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो ये जो चीज है ये इस समय इसका वाई है, ये वाई 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 माने बी डिस्प्लेसमेंट। जब एक अकेला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, एक अकेला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, तो ये वाई क्या था, ये मीन पोजीशन, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अब यदि मैं आपसे कहता हूं इस फोटो में t = 1 पर y कहां पर, वो b कहां पर है, वो ये था, अपनी मीन पोजीशन से नीचे खिसक गया है। इस वाले फोटो में इसका y ये रहा, इस वाले फोटो में अब y इसका ये रहा, ठीक है। ऐसे ए भी ऑसिलेट कर रहे हैं, ये ए का y है इस समय, ये ए का y ये रहा नैना सा, ये रहा इसका। अब मेरी बात सुनना, जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करना, थोड़ा स्टार्टिंग का पेन जरूर है लेकिन एक बार समझ लोगे, बहुत एफर्टलेस टॉपिक चलेगा। अब मैं आपसे यूं कहता हूं कि बेटा ये बंदा ऑसिलेट कर रहा है ना, ये बंदा ऑसिलेट कर रहा है, इसका वाई बताइए, वाई माने डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट यानी वाई बताइए। ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, इसका वाई बताइए। तो पता है आप अगला क्वेश्चन क्या पूछोगे, सर वाई हम बता तो देंगे लेकिन किस क्षण में, किस पल, किस इंस्टेंट पर। मैंने कहा वाई बताइए, तो आप बोलोगे सर किस क्षण पे, टाइम तो बताइए आप हमें, क्योंकि हर इंस्टेंट पर ये अलग अलग जगह होगा। सर हम बोले कि वो, हमने बोल दिया सर ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, और आपको नहीं मैं तो 6 सेकंड बोल रहा था, तो समझना मैंने बोला वाई बताइए, तो ये मेरा क्वेश्चन अधूरा है। आप क्या करोगे, सर हम वाई बता देंगे, पहले आप ये तो बताओ किस क्षण पर। समझ गए, ऐसे ही हम चलते थे, मतलब वहां वाई टी का फंक्शन हुआ करता था, और वाई आर साइन ओमेगा टी, आर कॉस ओमेगा टी, ये सीख के आ चुके हैं हम। ये आ चुके कि नहीं सीख के, कि तुम मुझे टी दो हम तुम्हें वाई देंगे, तुम मुझे टी दो हम तुम्हें वाई देंगे, ये सीख के आ चुके हैं। एक बार फिर से परेशान करता हूं, बेटा आप वाई बताना, यहाँ पे वाई की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बता देंगे, सर पहले टी तो बताओ, ठीक है। ये कहानी हो गई। अब मैं यहां कहता हूं इस फिगर को देखते, मैंने कहा बेटा वाई की वैल्यू बताना, वाई की, तो पता है यहां 2 क्वेश्चन पूछोगे आप मुझसे। यहां पर तो एक ही क्वेश्चन पूछते थे क्योंकि एक ही पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था। मैंने पूछा आपसे कि वाई बताना, तो आप बोलोगे सर किस समय। लेकिन यदि मैं इस फिगर में पूछता हूं कि वाई बताना बेटा, तो पता है आप क्या पूछोगे, सर किसका वाई और किस समय वाई, किसका वाई और किस इंस्टेंट का वाई। इसको क्लियर करता हूं, एक्चुअली यहां वाई सिर्फ टी का फंक्शन नहीं, एक्स और टी 2 का फंक्शन होगा, एक्स का भी फंक्शन होगा और टी का भी फंक्शन होगा। मतलब बताता हूं, सपोज करिए मैं एक्स को सेंटीमीटर में लूं और टी को सेकंड में लूं, एक्स को सेंटीमीटर में, टी को सेकंड में, और ये ओरिजिन लूं, ये वाला पॉइंट ओरिजिन, ठीक है, मतलब जो भी डिस्टेंस मेजर करूंगा यहां से। तो पता है यदि मैं आपसे पूछता हूं वाई बताइए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सर एक बार बताइए वाई ए का बताना है या बी का बताना है, क्योंकि ऑसिलेट तो ए भी करना है, ऑसिलेट तो बी भी कर रहा है, और मैं कोई पार्टिकल ले लूं, मान लो सी ले लूं, ऑसिलेट तो सी भी कर रहा है, सी का वाई ये रहा इस समय,
ऑसिलेट तो डी भी कर रहा होगा कोई और पार्टिकल। तो सबका भाई अलग अलग है या नहीं ये बताओ। इस फोटो में स्टैचू, इस फोटो को स्टैचू कर दूं मैं तो गौर से देखो हर पार्टिकल कोई ऊपर है कोई नीचे कोई कहीं है कोई कहीं है, हर पार्टिकल का भाई अलग अलग है ना। तो इसका मतलब सर किसका भाई पूछ रहे हो आप और किस समय पूछ रहे हो। अब समय क्यों जरूरी है, अब गौर से सुनो। ये सपोज करो वाई है बी का 2 सेंटीमीटर, तो ये हर समय 2 सेंटीमीटर थोड़ी नहीं है, थोड़ी देर के बाद ये कुछ और हो गया, ये -3 हो गया। यही भाई और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ कई सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, कई सारे। यहाँ तो सिर्फ एक ही पर जिम्मेदारी थी, यहाँ तो कई सारे ऑसिलेट कर रहे हैं, कई सारे। देखो ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी भी, और बी और सी के बीच में इनफाइनाइट पार्टिकल है वो भी ऑसिलेट कर ही रहे हैं। तो मैंने बोला वाई बताइए, तो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछोगे आप, सर किसका वाई और किस सेकंड पे। इमेजिन करो x सेंटीमीटर में t सेकंड में, तो पता है y मैंने लिखा 4, या 2,4। पता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ये सेंटीमीटर में डाटा कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पार्टिकल, ये सारी दूरी ओरिजिन से मेजर होंगी, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पार्टिकल है उसका चौथे सेकंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 2 सेंटीमीटर, मान लो हर पार्टिकल, अच्छा जो मैंने निशान लगाया है ए बी सी डी, ये सब 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इमेजिन करो, है ना। मतलब ओ से ए 2 सेंटीमीटर, ए से बी और 2 सेंटीमीटर, ऐसे 2-2 सेंटीमीटर के पार्टिकल मान लो, ठीक। तो इसका मतलब मैं ए का इशारा कर रहा हूं, क्योंकि 2 सेंटीमीटर पर तो ए ही है, ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर पर तो ए ही है। तो पता है मैं क्या जानना चाह रहा हूं इस हिंट से, कि ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पार्टिकल है वो चौथे सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। चलो मैंने चौथा सेकंड नहीं लिखा, तीसरा लिख लेता हूं मैं, ठीक है। ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पार्टिकल है, ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पार्टिकल है उसका तीसरे सेकंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब तीसरे सेकंड ओरिजिन से, देखो तीसरा सेकंड ये फिगर फोटो है, ओरिजिन से ये ओ है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इसकी बात चल रही है, इस फोटो की बात चल रही है। 1 मिनट और दोबारा सवाल ये करते हैं, मैंने ये लिख दिया, इसका क्या मतलब है, ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पार्टिकल है उसका पहले सेकंड डिस्प्लेसमेंट क्या था। ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर ये था, और पहले सेकंड यानी t = 1 सेकंड में, आप इसका मतलब आपको ये वैल्यू बतानी है। यदि मैंने ये लिख दिया y22, इसका मतलब ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पार्टिकल है उसका दूसरे सेकंड, अब दूसरा सेकंड ये रहा, यानी अब आपको ये बताना है। मैंने लिखा y23, इसका मतलब आपको ये बताना है। कोई बात नहीं, और कोशिश करते हैं। मैंने लिखा y41, अब इसको पढ़िए, मतलब अब ऋतुराज सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पार्टिकल है उसका पहले सेकंड डिस्प्लेसमेंट क्या था। पहला सेकंड यानी ये, ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर यानी ये, यानी सर ये जानना चाह रहे हैं, ये समझ रहे हो। यदि मैं यहां y42 कर दूं, इसका मतलब दूसरा सेकंड ये जानना चाह रहे हैं। अब कुछ दिमाग में घुसा या नहीं घुसा ये बताओ, कि जब एक अकेला पार्टिकल होता था तब हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, लेकिन यहां तो कई सारे पार्टिकल हैं, है ना। तो यदि मैं आपसे कहता हूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो किस पार्टिकल का, यहां तो इतने सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, किसका और किस समय। क्योंकि बी, जैसे बी है वो हर समय ये नहीं होगा, कभी ओरिजिन पे भी आएगा, कभी ऊपर भी आएगा, कभी नीचे भी आएगा। तो यानी वेव फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर ये क्षमता हो। कौन सी क्षमता हो, जो किसी भी पार्टिकल का किसी भी सेकंड डिस्प्लेसमेंट बता सके। एक ऐसा फंक्शन जो किसी भी पार्टिकल का, आइए मैं थोड़ा सा और, कोई नहीं थोड़ा टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन भेजे में बताना इसका क्या मतलब है। y2,2 दूसरे सेंटीमीटर पर दूसरा सेकंड, इसका क्या मतलब है 2.2,2 ओरिजिन से जो 2.2 दूरी पर है, यानी ए से थोड़ा सा और आगे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, लेकिन दूसरे सेकंड। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, y21, ठीक है,
और y22, क्या ये गारंटी ले रहे हो ये बराबर ही होगी? क्या आप गारंटी ले रहे हो क्या ये बराबर होगा? देखता हूं आपके दिमाग में घुस रहा है कि नहीं। क्या ये गारंटी ले रहे हो? गारंटी है कि ये बराबर होगा? नहीं ना, क्योंकि ये पार्टिकल एक ही बात जरूर चल रही है, एक ही, लेकिन अलग अलग क्षण। अब ए इस क्षण पर यहां पर है और अगले ही 2 सेकंड पे वो थोड़ा यहां पर है, तो देख रहे हो ना इस फिगर में तो अलग अलग है ना। तो पार्टिकल ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 2 लोगों का फंक्शन है। अब 2 लोगों का फंक्शन है, आप इसके लिए ये सोचने लगे अब कैसे पढ़ेंगे? देखो आपने एफ एक्स तो खूब पढ़ा है ना, 3x + 7 की फंक्शन ऑफ एक्स, वो कोई भी हो सकता है। क्या यदि ये एफ एक्स है इसका मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स। क्या मतलब है यदि मैं f1 लिख दूं तो f1 का मतलब होता है x की जगह 1 लिख दीजिए और वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, खत्म। ठीक है, आपने क्या ऐसी इक्वेशन नहीं पढ़ी कभी? 3x + 2y खूब पढ़ी है, तो इसको हम लिख सकते हैं f(x, y)। ये x और y दोनों का फंक्शन है। हो सकता है आपने इस अंदाज में नहीं पढ़ा हो, पर ये इक्वेशन तो पढ़ी है ना, तो उससे क्या टेंशन हो रही है? दोनों वेरिएबलों का फंक्शन है। अब यदि इसे कैलकुलेट करना है तो आपको x भी पता होना चाहिए और y भी पता होना चाहिए। इसे कैलकुलेट करना है, मान लो आपसे मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आपको यह भी पता होना चाहिए किस पार्टिकल का निकालना है और यह भी पता होना चाहिए किस समय निकालना है। अच्छा मैं आपको एक चीज बढ़िया देखता हूं, आप जानते हो कि नहीं। मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा f(x, y) = -x + 5/2y, एक फंक्शन है। देखता हूं आप कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं। करना, कितना आंसर आएगा ये बताइए, देखता हूं कितना आंसर आएगा। मन में भी कर सकते हो, जल्दी बताइए। देखता हूं आप वैल्यू रख के। हाँ विधि ने आंसर दिया, विधि फर्स्ट में जीत गई और कोई नहीं कर पाया। कॉपी पेन लेके कर लो। और सुहानी गलत, तू हमें नंबर बता रही है। वैदर्भी ने ठीक बताया, हर्ष ने ठीक बताया। तो भगवान, कुलदीप ने भी ठीक बताया। सुहानी कहां खो गई तू? सबने ठीक बता रहे हैं। ये आएगा 4। अरे भाई सिंपली x की जगह 1 रखना है और y की जगह 2 रखना है, समझ रहे हो? x की जगह 1 रखना है, y की जगह, ये तो 4 हुआ ना। अच्छा एक बार और अब रखना बेटा। अब कितना आएगा? हाँ अब कितना आएगा बताना जल्दी से। इसी फंक्शन में f(4)2। वेदर भी अब दोबारा करो, विधि ठीक, हर्ष ठीक। दोबारा करो जिसने गलत किया। अरे यार इसको मन मन में करने की चीजें हैं। कुलदीप बिल्कुल ठीक। चलिए ये 1 आएगा, ठीक। पता है इसे लखन फंक्शन बोलते हैं, इसे आप लखन फंक्शन बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 2 का 4 और 4 2 का 1 है नहीं। 1 2 का 4 और 4 2 का 1, 1 2 का 4 4 2 का 1। आज मेरी आवाज बहुत खराब है, मन तो बहुत है मेरे को आप डिटेल में पढ़ाने का, मुझे हो सकता है जल्दी छोड़ना पड़े। चलो ये चीज तो आप जानते हो, ठीक है। लखन फंक्शन। हाँ अब देखिए, तो पहले तो आप आज 2 वेरिएबल आ गए, इससे परेशान तो नहीं हो रहे? ठीक है, एक बार और परेशान कर रहा हूं। y32 और y23 एक ही बात है क्या? ये बताइए, क्या एक ही बात है क्या? नहीं। इसका मतलब ये है ऑरिजिन से 3 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है उसका दूसरे सेकंड किस डिस्प्लेसमेंट पर, किस पोजीशन पर है। यानी यदि मैं दूसरे सेकंड फोटो खींचू, आप ऐसे समझो, दूसरे सेकंड फोटो खींचू, क्लिक, ये खींच रहा है, तो ऑरिजिन से जो 3 सेंटीमीटर पर होगा पार्टिकल, उसका y कितना होगा, ये मतलब होता है। इसका मतलब कि यदि मैं तीसरे सेकंड फोटो खींचू, क्लिक, जो रस्सी है ना तीसरे सेकंड, तो ऑरिजिन से जो तीसरे सेकंड ये रहा, तो ऑरिजिन से 2 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि वेव फंक्शन वो होता है जिसके अंदर इसको डिस्क्राइब करने की क्षमता हो, जो किसी भी पार्टिकल का किसी भी समय डिस्प्लेसमेंट बता सके। अब हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब कोई भी आपको मामू बना दे, यूं कह दे हाँ लो
वाई एक्स टी इक्वल टू 3x प्लस 2t, ये लिख दिया। देखो ये x और t का फंक्शन है, हाँ है तो सही, लेकिन क्या इसे वेव फंक्शन बोलना उचित होगा? तो केवल x और t का फंक्शन होना ही वेव फंक्शन की गारंटी नहीं है, जैसे केवल t का फंक्शन होना पीरियोडिक होने की गारंटी नहीं है। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर t का फंक्शन है ठीक है, ये t का फंक्शन है, पर ये पीरियोडिक तो नहीं है ना। तो ऐसे ही नो डाउट ये इसमें x भी आ रहा है, इसमें t भी आ रहा है, ये x और t का फंक्शन है, पर ये वेव फंक्शन है या नहीं? तो वेव फंक्शन होने के लिए दो शर्तें होनी जरूरी है, केवल x और t। अभी तो बिगनर पे थे तो मुझे पहले ये बताना पड़ा कि x और t को कैसे पढ़ना है। यार केवल x और t के फंक्शन होने से कोई वेव फंक्शन नहीं हो जाएगा, उसके अंदर ये दो खूबसूरती होनी चाहिए, ये दो, ये वाली दो। कौन सी दो बताता हूं। यदि आप थोड़ा सा भी ऑसिलेशन मोशन और थोड़ा थोड़ा वेव समझ चुके हो तो देखिए वेव फंक्शन x में भी पीरियोडिक होना चाहिए, x में भी पीरियोडिक होना चाहिए और t में भी पीरियोडिक होना चाहिए। अब ये लाइन ऊपर से निकली होगी मुझे पता है, x में भी पीरियोडिक होना चाहिए, t में भी। तो एक काम करता हूं, ऐसे नहीं लिख रहा हूं। मुझे ये बताइए, यदि आप किसी एक पार्टिकल पे फोकस करो, किसी एक, मान लो मैं आपसे कहता हूं अर्जुन बन जाओ, ए को देखो, बताइए ये मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट निकालना है उस पार्टिकल का जो ओरिजिन से x दूरी पर है, किस समय? t सेकेंड। अब मुझे बताओ, वो t में बाद में भरूंगा, ये उसी पार्टिकल की बात हो रही है किसी और की हो रही है? जब मैंने यहां पे भी x भरा है, यहां पे भी वही x भरा है, उसका मतलब उसी पार्टिकल की बात हो रही है। अब बताइए ये हर पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पे हर पार्टिकल, सबका बस फेज अलग अलग है, सबका फेज अलग अलग है, लेकिन हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना। अब इसका मतलब जब हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो हर पार्टिकल टीवे सेकंड जहां था, सुनना टीवे सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट था t प्लस टी पर, वही डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए कि नहीं? ये चीजें अभी एक और चीज समझनी है, ये समझ गए तो आपने फिजिक्स ये चैप्टर का 80% पार्ट जीत लिया, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। सोचिए मैं क्या कह गया, मैं ये कह गया कि टीवे सेकंड यदि किसी पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट है तो t प्लस टी, पता है इसका क्या मतलब है? एक ऑक्सीलेशन के बाद, पता ना, एक ऑक्सीलेशन के बाद यदि ये अपना एक ऑक्सीलेशन पूरा कर ले तो ये यही मिलेगा या नहीं मिलेगा एक ऑक्सीलेशन के बाद? इसका मतलब ये इस फोटो में जो y है, एक ऑक्सीलेशन के बाद भी, मान लो ये मैं 1 2 3 हटा दूं, मान लो ये t इक्वल टू टी वे सेकंड का फोटो है, t इक्वल टू टी वे सेकंड का फोटो है, यानी ठीक है। अब कैपिटल T टाइम के बाद ये a वही मिलेगा या कहीं और मिलेगा? यदि आप एसएचएम समझ चुके हो तो कैपिटल T और गुजरने के बाद वो वही मिलेगा ना। तो जब वो वही मिलेगा, a अपना एक ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर चुका होगा, तो इसका मतलब t सेकंड पर x दूरी पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, एक ऑक्सीडेशन के बाद उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फिर से वही हो जाएगा। ये चीज सबको समझ में आई या नहीं आई? ये कंडीशन, यदि वो वेव फंक्शन है तो उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए। पहली चीज, इसे बोलते हैं टी में पीरियोडिक होना। टी पे पीरियोडिक, टी में पीरियोडिक होने मतलब हर कुछ टाइम के बाद वैल्यूज रिपीट हो जाना, हर कुछ टाइम के बाद रिपीट हो जाना। एक और कंडीशन और, ये मैंने क्या लिखा कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए फलाने पार्टिकल का फलाने टाइम, है ना। यदि वो वाकई वेव फंक्शन है, मान लो इस फिगर को यहां और लेता हूं, 1 मिनट, ये वेव बनते बनते ऐसे बन गई, थोड़ी देर के बाद ये वेव बनते 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 ऐसे बन गई थोड़ी देर के बाद, ठीक। अब मुझे बताना, यदि ये बन गई, क्या कह रहा हूं मैं, हाँ, मान लो मैं इस पार्टिकल को बात करूं, देखो ये वाला पार्टिकल, ये है वो ए, इमेजिन करो, है ना। टी वे सेकंड ये फोटो है, टी वे सेकंड, ये टी वे सेकंड फोटो है, ठीक। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, यदि टी वे सेकंड ए का डिस्प्लेसमेंट यानी ये वाई है, ये वाई, इसी तो वाई बोलेंगे, ठीक। अब मुझे ये बताइए वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? वेवलेंथ, वेवलेंथ की स्मार्ट डेफिनेशन, असली डेफिनेशन, काम चलाऊ वाली नहीं, परमानेंट।
वेवलेंथ का कमाल ये होता है कि उसके इस एंड पर और इस एंड पर जो पार्टिकल होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, यानी इससे लैम्डा डिस्टेंस पर जो पार्टिकल होगा यही तो होगा, इससे लैम्डा डिस्टेंस पर। तो गौर से देखो वो ए का क्लोन है या नहीं, सेम फेज में होगा कि नहीं। यदि आप लैम्डा की डेफिनेशन जानते हो तो आप बताइए इससे लैम्डा डिस्टेंस पर एक ए डैश पार्टिकल होगा, वो सेम फेज में होगा कि नहीं होगा। लैम्डा डैश सेम फेज में होगा, मतलब जैसा ए कर रहा होगा वैसा ए डैश कर रहा होगा ऊपर। तो इसका मतलब जो ए का वाई है, ए डैश का भी वाई वही होगा ना, ए डैश का भी वाई वही होगा कि नहीं होगा। जितनी हाइट पर ए है उतनी हाइट पर ही ए डैश होगा कि नहीं। अब ए एक्स दूरी पर है, एक्स दूरी पर है ना, तो एक्स दूरी पर टीवे सेकंड जो उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब ए डैश के लिए क्या लिखोगे, ए डैश कितनी दूरी पर है बताओ। ए डैश है एक्स प्लस लैम्डा दूरी पर। और उसी फोटो में यानी उसी क्षण उसी पल, ये अलग अलग फोटो नहीं है, ये फोटो तो अलग अलग थे लेकिन ये तो एक ही फोटो है ना। तो अब आप बताइए उसी फोटो में यानी टी यानी उसी क्षण एक्स दूरी पर जो पार्टिकल मौजूद है उसका जो वाई होगा, उसी फोटो में उस एक्स दूरी से पार्टिकल से जो लैम्डा दूरी पर पार्टिकल होगा, क्योंकि ये दूरी ये एक्स है ये लैम्डा और है, तो ये टोटल हो गई एक्स प्लस लैम्डा, यहां से याद उसका भी भाई। अब आप बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। यदि वो वेव फंक्शन होना चाहता है तो उसमें केवल एक्स और टी का होने से काम नहीं चलेगा, केवल एक्स और टी का होने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर ये दो खूबसूरती भी होनी चाहिए। वो टी में भी पीरियोडिक होना चाहिए और एक्स में भी पीरियोडिक होना चाहिए। हर एक ऑक्सीडेशन के बाद पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उसी पोजीशन पे आ जाए, और हर लैम्डा डिस्टेंस के बाद जो आपको अगला पार्टिकल मिले वो एग्जैक्टली उसी फेज में मिले। क्या कोई ऐसा पार्टिकल है, वो ऐसी इक्वेशन है कोई? यदि ऐसी कोई इक्वेशन है तो हम उसे वेव इक्वेशन बोलेंगे। हमने मैथ से कहा हे मैथ देवता प्लीज तपस्या की, हमें कोई ऐसी इक्वेशन दे दे, तो बिजली गड़गड़ाई और है नहीं, मैथ देवता प्रकट हुए, उन्होंने कहा तथास्तु, मैं तुमको वरदान देता हूं, लो तुम वेव इक्वेशन जिसमें ये दोनों खूबसूरती होंगी। कौन सी बताता हूं, y इक्वल टू आर साइन, यहां कॉस भी ले सकते हैं। ये इक्वेशन पीरियोडिक थी टाइम में, ये इक्वेशन टाइम में पीरियोडिक थी, ये हम एसएचएम में चेक कर चुके हैं। यहां साइन लिखो यहां कॉस लिखो, ठीक है। अब ओमेगा टी, लेकिन ये तो अभी सिर्फ टी का फंक्शन है ना, अभी तो टी आ रहा है, यहां तो एक्स दिख भी नहीं रहा। तो यदि ओमेगा टी के साथ प्लस या माइनस के एक्स और आ जाए, ओमेगा टी के साथ प्लस या माइनस, मैं अभी प्लस ले लेता हूं है ना, अभी प्लस ले लेता हूं, वैसे तो प्लस भी आ जाए तो माइनस भी आ जाए तो, यदि ऐसा कोई फंक्शन, अच्छा एक मिनट फिर से लिख देता हूं, आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये जो फंक्शन है ये एक्स और टी का भी है। देखो एक्स भी आ रहा है टी भी आ रहा है, एक्स और टी दोनों बताने पड़ेंगे तभी अपना आंसर ओपन करेगा। दूसरा, इसमें वो दोनों खूबी मौजूद है, चेक कराता हूं, दोनों खूबी मौजूद है, दोनों खूबी मौजूद है, ठीक है। पहले इसे चेक कराता हूं, यदि वाई एक्स टी ये है पहली चेकिंग, यदि मैं टी की जगह टी प्लस टी रख दूं, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये के क्या चीज है, ये के क्या चीज है ये भी तो बता दूं मैं। ये के है यहां पर 2 पाई बाई लैम्डा, याद करो पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में, जिसको बोलते थे प्रोपेगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर। याद दिलाता हूं, ये फ्रीक्वेंसी ये वेव नंबर बोलते हैं 1/लैम्डा को, है ना। फ्रीक्वेंसी में जब 2 पाई का मल्टीप्लाई किया था तो उसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला था, वेव नंबर में जब 2 पाई का मल्टीप्लाई किया था तो उसे एंगुलर वेव नंबर बोला था, ठीक है, एंगुलर वेव नंबर बोला था उसको, ठीक। अब आ जाइए, और इस न्यू बार को 2 पाई 1/लैम्डा लिख सकते हो ना, ये वही वाला के है, वही वाला प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलो या एंगुलर वेव नंबर बोलो। यहां से न्यू को 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हो ना, न्यू को 2 पाई बाई टी, टी को इधर ले जाओ, ओमेगा टी 2 पाई भी होता है ध्यान रखना, और लैम्डा को इधर ले जाओ, के लैम्डा 2 पाई भी होता है। अब देखिए मैं इसको चेक कराता हूं, मैंने लिखा वाई एक्स टी,
मिटा दूंगा वहां से, मुझे जगह चाहिए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ऐसे फंक्शनों को वेव फंक्शन बोलेंगे जिसमें ये खूबी भी होगी, ये खूबी भी होगी। मान लो मेरी बात है इसमें खूबी, लेकिन मैं एक बार चेक करा देता हूं, बिना चेक किए मानेंगे थोड़ी नहीं हम, ठीक है। यदि किसी फंक्शन में ये खूबसूरती है तो चलिए चेक कराते हैं। मैंने क्या किया, टी की जगह टी प्लस टी रख दिया, ठीक है। चलिए तो आर साइन ओमेगा, अब मुझे इस टी की जगह टी प्लस टी एडजस्ट करना पड़ेगा प्लस के एक्स, ओके, क्योंकि मैंने सिर्फ टी की जगह टी प्लस टी रखा है। तो आर साइन ओमेगा स्मॉल टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी प्लस के एक्स, आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये नहीं लिखा ना मैंने अभी, ओमेगा इंटू कैपिटल टी, ओमेगा इंटू कैपिटल टी 2 पाई होता है, मैंने इसको यहां लिख दिया, ये रहा। अब इतने हिस्से को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लीजिए, ये बन गया आर साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन थीटा ही होता है। पर थीटा तो बहाना है, मैंने थीटा किसकी जगह रखा है, ओमेगा टी प्लस के एक्स की जगह। आप एक चीज नोटिस करो, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, अरे ये तो वही है वाई एक्स टी, चेक करो ये तो वही है। मतलब बावजूद इसके कि मैंने फंक्शन में टी की जगह टी प्लस कैपिटल टी रख दिया, लेकिन आया ये वही। तो इतना तो भरोसा हो गया कि टी में तो पीरियोडिक है। आइए अब इसको एक और कंडीशन चेक करनी है ना, केवल टी में पीरियोडिक होके काम नहीं चलेगा, टी में पीरियोडिक होके काम नहीं चलेगा। अब वाई एक्स टी किसके बराबर है, आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये इसके बराबर है ना। चलिए अब मुझे x की जगह x प्लस लैम्डा रखना है, क्योंकि मुझे ये भी तो चेक करना है। तो अब मुझे यहाँ x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x प्लस लैम्डा। चलो रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस के लैम्डा, आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस के लैम्डा, के इंटू लैम्डा 2 पाई। उसको मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि आपको आदत, मतलब ये वाला टर्म यहां लिख दिया मैंने बस। फिर ये साइन 2 पाई प्लस थीटा बन गया, फिर बन गया नहीं बन गया, तो ये फिर से आर साइन थीटा यानी ओमेगा टी प्लस के एक्स, यानी ये फिर से वही आ गया वाई एक्स टी। आपने देखा या नहीं देखा, यानी टी में टी प्लस कैपिटल टी रख दो तो फंक्शन रिपीट हो जाता है, वही वाई आ जाता है, वही वाई। और x की जगह x प्लस लैम्डा रख दो, 2 लैम्डा रख देना, x प्लस 3 लैम्डा रख देना, वही लौट के आ जाता है। यहां तक मैं उम्मीद कर लूं, हाँ समझ में आ रहा है यानी यहां तक ठीक। मैं कभी कभी थोड़ा डिटेल में जाता हूं, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाता, क्योंकि यदि मैं ये चीजें नहीं पढ़ाऊंगा ना तो आगे जो वेव फंक्शन जो आएंगे है तो वो आसान चीजें, वो समझ में या नहीं तो वो रटने पड़ेंगे, नहीं तो कम समझ में आएंगे। अब थोड़ा सा यदि यहाँ पेन ले लो, एक खुशी की बात मैं ये बता सकता हूँ कि ठीक है ये एग्जाम में नहीं आएगा, खुशी की बात तो यही मिल गई, एग्जाम में नहीं आता इतना डिटेल में, कौन पूछता है। लेकिन आपको जब तक यहां से समझ में नहीं आएगा तो चीजें फिर रटनी पड़ेंगी। ये हो गया हमारा वेव फंक्शन, यानी कि मैंने आपको बताया इस टाइप का फंक्शन जिसमें ओमेगा टी और के एक्स दोनों आए, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, कॉस आ सकता है, यहाँ पे ऑप्शन है। और एक मिनट, यहाँ पर अभी तो भाई शुरुआत सस्ते से की है, साइन की जगह कॉस आ सकता है, ओमेगा टी प्लस की जगह माइनस के एक्स आ सकता है ना, और प्लस यहाँ कुछ एंगल बसर भी आ सकती है। ये सब पीरियोडिक होते हैं, ये सब वेव फंक्शन होते हैं, ये वेव फंक्शन होते हैं सारे। इसमें वो दोनों खूबसूरती होती है, ये टी में टी की जगह टी प्लस टी रख देना, टी प्लस 2t रख देना, ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी। एक्स की जगह एक्स प्लस लैम्डा रख देना, एक्स प्लस 2 लैम्डा रख देना, ये फिर रिपीट हो जाएगा। अब मुद्दा आता है एक अच्छे बच्चे का, सर फिजिक्स को कैसे पता चला कि इसमें वो खूबसूरती होगी जो वेव में चाहिए। अच्छा वेव फंक्शन में यही चाहिए होता है ना, यही चाहिए होता है, ये होता है उसमें। अब आएगा कि ये कोई आकाशवाणी हुई थी क्या, कि फिजिक्स को पता चल गया कि फंक्शन ऐसे लिख लो
साइन लिख लो, ओमेगा टी भी घुसेड़ दो उसमें, के एच भी घुसेड़ दो, पक्का ये वेव फंक्शन बन जाएगा। फिर इसको भी तो कहीं से पता चला होगा, ये आकाशवाणी तो नहीं होगी। तो इसका वो डेरिवेशन वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, लेकिन डेरिवेशन करने से पहले हमको एक छोटा सा, मतलब ये क्वेश्चन डराइव हो गया, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब एक छोटा सा हमें डेरिवेशन लेना है, और ये वो है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अब बेटा मैं थोड़ा, और ये स्टार लगा लीजिए इस डेरिवेशन पर, 4 स्टार, और 12th में भी जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन ही रिजल्ट। मैं तो डेरिवेशन करा दूंगा, रिजल्ट जो आएगा पहले इसमें मौजूद टर्म से दोस्ती करते हैं। ये फेज डिफरेंस क्या चीज है, ये पाथ डिफरेंस क्या चीज है ना। ये फेज डिफरेंस तो आप जानते हो, देखो मेरे ये दोनों हाथ एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये सेम फेज हो गया, इसको बोलते हैं सेम फेज। और नहीं कर रहे तो फेज डिफरेंस जनरेट हो गया। दो लोगों की हाइट सेम है तो आप बोलोगे सेम हाइट है, हाइट सेम नहीं है तो आप बोलोगे उनकी हाइट में डिफरेंस है। ये क्या है, ये नहीं है सेम फेज, ये तो वैसी, ठीक है। ये फेज डिफरेंस हो गया, तो फेज डिफरेंस तो ये चीज हो गई। पाथ डिफरेंस क्या चीज है, पाथ डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस मतलब जैसे ये रस्सी है, इमेजिन करो ये रस्सी है, हमारा इसमें कुछ पार्टिकल है। एक मिनट, मैंने इसको जर्क दिया, मान लो ये तो रस्सी है, फिर इसको जर्क दिया, तो जर्क देने के बाद मान लो इसके हालात ऐसे हो गए, ठीक है, ऐसे भी हो जाएंगे। ये रस्सी को जर्क दूंगा तो किसी समय मैंने फोटो खींच लिया। तो अब देखिए, माना ये ए जो इस समय यहां आ गया, बी जो इस समय रस्सी में यहां था, बी ऐसे ये कोई सी डी ई एफ जी एच, समझ गए, कुछ पार्टिकल है रस्सी के, ए बी सी डी ई एफ जी एच। रस्सी सीधी थी तो ये पार्टिकल बिल्कुल एक ही सीध में थे, अलाइन थे, लेकिन रस्सी में तो जर्क दिया और थोड़ी देर में फोटो खींचा तो कोई ये ओ फॉर ऑरिजिन। लो मैं यहां से एक लाइन भी खींच देता हूं, ओ फॉर ऑरिजिन। रस्सी जब सीधी थी तो सभी पार्टिकल एक ही लाइन में अलाइन थे, लेकिन रस्सी में जर्क दिया और फोटो खींच दिया तो कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं 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 कहीं, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस का मतलब होता है, जैसे मुझसे कोई बोले ए और बी के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है, उनके बीच की जो डिस्टेंस गैप है वो कितनी दूरी पर सेटल थे जब डिस्टर्बेंस उन पे नहीं पहुंचा था, उसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं। कितनी आसान सी चीज, नहीं समझे। ये मेरी दो उंगलियां ए और बी का पाथ डिफरेंस है, इन दो उंगलियों का गैप, सॉरी ये दो उंगलियों का गैप ए और सी का पाथ डिफरेंस है, ये मेरी दो उंगलियों का गैप बी और एच का पाथ डिफरेंस है, खत्म। ये जो डिस्टेंस है इसको, ये जो गैप है इसे ई और एफ का पाथ डिफरेंस बोलेंगे। अब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। अच्छा, पास में हमने ये ग्राफ खूब बनाया है ना, ये ग्राफ बनाया है नहीं बनाया, ये बनाया था जब, तो एक मिनट, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। अब मैं y और ओमेगा टी में ग्राफ बना दूंगा, किसमें, y और ओमेगा टी में। तो ओमेगा टी की वैल्यू 0, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, चेक कर को ओरली चेक करना। यदि मैं ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखता हूं तो y इक्वल टू आर साइन 0, साइन 0 0 ये, फिर ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 रख दो, पाई बाई 2 ये, तो साइन पाई बाई 2 +1 होता है प्लस आर, यानी ये देखो ये ग्राफ खींचा है ना, तो यही चीज, ये माना 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, क्योंकि ग्राफ आगे चला गया है। तो जैसे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इन दोनों के बीच का ये हो गया 5 पाई बाई 2, सॉरी बेटा, तो ये हो गया कितना, 7 पाई बाई 2। मतलब इस फोटो में यदि मुझसे कोई पूछे ए का फेज कितना है, तो ए का फेज है पाई बाई 2, हम ये बोलते हैं। इस फोटो में बी का फेज कितना है, तो भैया बी का फेज पाई है इस समय। इस फोटो में सी का फेज 3 पाई बाई 2 है, डी का फेज 2 पाई है। तो इस फोटो में थोड़ी देर बाद बदल जाएंगे, ए हो सकता है नीचे आ जाएगा थोड़ा, कोई और ऊपर हो जाएगा, ठीक है। हम इस फोटो की बात कर रहे हैं, और हम इस फोटो से एक चीज और सीख गए, यहां से यहां तक ये जो तो मेरी उंगलियां है ओ और डी, इनके बीच का जो गैप है वो लैम्डा भी बोला जाएगा।
वेवलेंथ, वेवलेंथ बोलते ही इसको है, हालांकि आप इसको भी वेवलेंथ बोल सकते हो, है ना, इसको भी वेवलेंथ बोल सकते हो, इसको भी तो बोल ही सकते हो। ठीक, अब गौर से सुनना, COND, COND यानी O को और D को देखिए, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस देखो, D का फेज तो 2 पाई है और इसका 0 है, 2 पाई माइनस 0 यानी 2 पाई। इनके बीच का फेज डिफरेंस है 2 पाई, और इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? वो है लैम्डा। देखो इस फोटो में तो लैम्डा ही है पाथ डिफरेंस, है ना, इस फोटो में तो OD एक वेवलेंथ के बराबर है पाथ डिफरेंस, एक वेवलेंथ के बराबर पाथ डिफरेंस है। ठीक है, एक्चुअली यहां से अब हम बनाएंगे केले वाला मेथड। केले वाला मेथड मतलब 10 रुपए के इतने केले, 4 रुपए के कितने केले, वो यूनिटरी मेथड। तो अब एक चीज देखना, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंस इट कैन बी सीन when phase difference equal to 2 पाई, जब फेज डिफरेंस 2 पाई था तो पाथ डिफरेंस को शॉर्ट में लिख दिया मैंने PD, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा था। जब फेज डिफरेंस 2 पाई तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है। अच्छा, ये बात आप कहीं और भी देख सकते हो, बताना यदि आप देखना चाहो तो। अच्छा, B और F को देखिए, B और F, B का फेज है पाई, F का फेज है 3 पाई, इनका फेज डिफरेंस है 2 पाई, 3 पाई में से पाई घटाओ 2 पाई, और इनका भी पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो जब कोई वेव चलती है ना, उसमें यह सीन हमेशा रहता है, हर 2 पाई फेज डिफरेंस के बाद उन दो पार्टिकलों का पाथ डिफरेंस लैम्डा ही मिलेगा। हर 2 पाई फेज डिफरेंस के बाद पाथ डिफरेंस लैम्डा ही मिलेगा। आप इनको भी चेक कर सकते हो, ए और ई को। ई का फेज डिफरेंस 5 पाई बाई 2 है, ए का पाई बाई 2 है, इसे घटाइए 4 पाई बाई 2, 2 पाई आ रहा है, 2 पाई, और इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस लैम्डा है। ये पूरी वेव में हमेशा रहता है, ये वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक में भी जोड़ सकते हो, ये हर वेव की प्रॉपर्टी होती है, हर ट्रांसवर्स हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, सबकी। अब सुनो, इट कैन बी सीन व्हेन फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है ना। अब केले वाले मेथड में तो 3 स्टेप होते हैं ना, इसे ऐसे मानो 10 रुपए के इतने केले, 10 रुपए के इतने केले, तो इसलिए देयरफॉर व्हेन फेज डिफरेंस 1 होगा तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा अपॉन 2 पाई होगा, और जब फेज डिफरेंस कुछ भी फाई हो, रैंडम, वो फाई कुछ भी हो सकता है ना, केले वाले मेथड में तो तीसरा स्टेप यही होता है, देन पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। अभी आएगा समझ में, और आएगा समझ में जब मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं। एक्चुअली आप ना ये लाइन को रट लो, ये वाली, कि जब भी वेव चलती है तो हर 2 पाई फेज डिफरेंस के बाद पाथ डिफरेंस लैम्डा ही होता है। उसके बाद कभी भूल भी जाओगे तो वो केले वाले मेथड से डिजाइन कर लेना। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस फॉर्मूले को यहां लिख देता हूं ना, जो आया है, जो फॉर्मूला है वो यहां लिख देता हूं, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, 5 माने फेज डिफरेंस। ये क्या पढ़ रहे हो आप, ये समझने के लिए आइए इस पर एग्जाम्पल करते हैं, आएगा समझ में फिर। और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें कोई भी 2 स्टैंडर्ड पार्टिकल बोलिए, कोई भी 2 स्टैंडर्ड पार्टिकल, ए और बी बोल सकते हो, ए और सी बोल सकते हो, ए और ई बोल सकते हो, डी और जी बोल सकते हो, मतलब जो मैंने नाम लिए। मान लो मैंने बी और डी लिए, एग्जाम्पल देखिए, बी एंड डी। अब बी का फेज आपको दिख रहा है पाई है, डी का फेज आपको दिख रहा है 2 पाई, है ना। तो बताइए इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हुआ। फेज डिफरेंस को हमने, ये फेज डिफरेंस से बेटा ध्यान रखना 5 से रिप्रेजेंट कर दिया है, फेज डिफरेंस को 5 से। तो बताइए बी और डी का फेज डिफरेंस है 2 पाई में से पाई घटा दीजिए पाई। एग्री करते हो या नहीं कि बी और डी के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई है। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहा हूं, सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। मैंने ये फॉर्मूला चिपका दिया है। इस समय फाई कितना है, 5 पाई, पाई से पाई कट गया, लैम्डा बाई 2। गौर से देखिए, क्या इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 ही है? हाँ है। जब ये पूरा लैम्डा है ये, तो ये लैम्डा बाई 2 ही तो रह गया।
अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ये किस चीज का फॉर्मूला है। तुम मुझे फेज डिफरेंस दो, मैं उन दो पार्टिकलों का पाथ डिफरेंस बता दूं वो कितनी दूरी पर है। और देखिए एग्जांपल, मान लो मैं सपोज करो डी और ई लेता हूं, डी एंड ई देखता हूं, डी और ई कितना फेज डिफरेंस है इनके बीच में। ई का फेज है 5π/2, उसमें से घटाना पड़ेगा मुझे, डी और ई लेना ना 2π, तो कितना आएगा ये, घटाओगे तो 2 दूनी 4, π/2। फेज डिफरेंस कितना आ रहा है डी और ई के बीच में, π/2। अब ये वाला फॉर्मूला फ्रॉम फर्स्ट, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π इंटू 5। फाइ कितना है हमारा, π/2, पाई से पाई कट गया, λ/4। चेक करो यार, ये दोनों लैम्डा था, फिर ये λ/2, अब तो ये इतना λ/4 रह गया ना। यानी यदि किसी रस्सी के किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच का आपको फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस पता हो, ये पता हो तो ये निकाल लोगे, ये पता हो तो ये निकाल लोगे। अच्छा ओरली करिए और दिमाग को चलाइए, बहुत सस्ता एग्जाम्पल दूंगा। ओ और एच को देखिए, ओ और एच को देखिए, सस्ते सस्ते एग्जाम्पल दे रहा हूं। ओ और एच बताइए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा आपकी कंडीशन से। इनके बीच का फेज डिफरेंस तो 4π हुआ, जब आप यहाँ 4π रखोगे तो 2λ आएगा। क्या क्या लगता है बाकी 2λ दूरी पर है या नहीं? हाँ है, 2λ ही। ओ और एफ ले लीजिए, ओ और एफ ले लीजिए, ओ और एफ के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? ये तो 0 है, मजे आ गए, ये 3π, फेज डिफरेंस 3π है। ओ और एफ चलो लिख के बता देता हूं, ओ एंड एफ फेज डिफरेंस 3π है, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2π इंटू 5, और 5 लिख दो, इस समय 3π है, तो पाई से पाई कट गया, 3λ/2। 3λ/2 का मतलब समझते हो, लैम्डा प्लस λ/2 है वो। अब चेक करिए, हाँ 1.5λ, 1.5, ओ और एफ बाकी 1.5 वेवलेंथ है, 1.5। अब आपको थोड़ा थोड़ा एक चीज समझ में आई होगी, ये क्या कलेस है, ये समझ में आ गया कि नहीं एग्जाम्पलों से कि किस चीज का फॉर्मूला है। आपको इन दोनों में से एक भी चीज पता चल जाए तो दूसरी चीज आप बता दोगे, कोई भी एक चीज पता चल जाए तो इस फॉर्मूले को आप उल्टा भी यूज कर सकते हो। फाइ बराबर 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, मतलब ऐसे भी यूज कर सकते हो। होपफुली आपको ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। लास्ट थोड़ा सा और रह गया बेटा, थोड़ा सा और, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे तभी सिलेबस होगा बेटा, है ना। ओके, अब थोड़ा सा तो बेटा लेवल बढ़ गया है तो लेवल की चीजें ही आएंगी। अब कब तक 9-10 की चीजें चलती रहेंगी, है ना। अब आते हैं, हाँ अब बताता हूं वो डेरिवेशन। मैं इस फॉर्मूले को कोने में लिख देता हूं क्योंकि बाकी सब मिटान में। फाइ बराबर 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। एक और चीज ध्यान रखना, 2π/λ के था हमारा, 2π/λ के एंगुलर वेव नंबर भी था। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में हमारी हेडिंग थी इक्वेशन ऑफ प्रोपेगेटिंग वेव, इक्वेशन ऑफ प्रोपेगेटिंग वेव, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्रोपेगेटिंग वेव, वो जो आकाशवाणी हुई थी वो कहां से हुई थी, इसको कैसे पता चला कि प्रोपेगेटिंग वेव की इक्वेशन r sin ωt प्लस माइनस kx इस टाइप में होगी। सिंपल, देखिए माना ये ओरिजिन है और इससे कुछ दूरी पर पार्टिकल A है, वो दूरी x है। ये x O और A के बीच में पाथ डिफरेंस का भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। इस समय x O और A के बीच का गैप भी है, कोऑर्डिनेट का भी काम करेगा, पाथ डिफरेंस का भी काम करेगा। ये x दोनों काम कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, लेट फॉर पार्टिकल O, है ना। अब मान लो मैंने O अपने हाथ में ले लिया, ये रहा O तो मेरे हाथ में, मैं इसको यूं उछालता हूं, ठीक है। अब O की इक्वेशन ये डिपेंड करेगी कि मैं स्टॉप वॉच कब स्टार्ट कर रहा हूं। मान लो हाथ हिलाते वक्त स्टॉप वॉच, हाथ हिलाते वक्त स्टॉप वॉच स्टार्ट अब हुई, है ना। तो इसका मतलब ये वो पार्टिकल है जो मीन पोजीशन से पॉजिटिव की ओर स्टार्ट ले रहा है, तो इसका जो y होगा वो r sin ωt होगा। सपोज करो जब मैं हाथ हिला रहा था
तो मेरा हाथ जब यू था, यू, तब स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई। मान लो भाई स्टॉप वॉच स्टार्ट, उस समय मेरा हाथ इस मोमेंटम में था। तो भैया जो पार्टिकल मीन पोजीशन से नेगेटिव की ओर स्टार्ट लेता है, तो इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी, इसकी -r sin ओमेगा टी हो जाएगी। ध्यान है नहीं ध्यान ये ऑसिलेशन से, कि जो अपनी मीन पोजीशन से पॉजिटिव की ओर स्टार्ट लेते हैं उनकी इक्वेशन ये होती है, जो मीन पोजीशन से नेगेटिव की ओर स्टार्ट लेते हैं उनकी ये होती है। और सिमिलरली मैं हाथ हिला रहा हूं, कहीं से भी स्टार्ट ले सकता है वो पार्टिकल। मान लो ये मीन पोजीशन है, रस्सी यू थी, मतलब यहां से स्टार्ट लिया है ना, तो कुछ और रैंडम इक्वेशन होगी। तो सुनिए, माना यहां लेट कर लेना, माना फॉर पार्टिकल हो, उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मान लीजिए r sin ओमेगा टी है। यहां चॉइस है, आप r sin ओमेगा टी मानिए, r cos ओमेगा टी, ये डिपेंड करेगा कि ओ से स्टार्ट करते समय स्टॉप वॉच और उसमें क्या कोऑर्डिनेशन था। हाँ, लेकिन यहाँ आएगा साइन या कॉस ही आएगा। हाँ, यहाँ ओमेगा टी आ सकता है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 आ सकता है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 आ सकता है। पर अभी मैं बहुत सिंपल मान रहा हूं कि माना ये लेट आपने, भाई ओ की इक्वेशन तो आपके हाथ में ना, आप जब स्टार्ट करोगे, लेकिन ओ की इक्वेशन को आप जनरल इक्वेशन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपने वाई क्या माना है, r sin ओमेगा टी। वाई इसको पता है, दूसरे तरीके से लिखोगे वाई, इसको लिखना पड़ेगा 0, बताओ क्यों जीरो क्यों डाला? जीरो क्यों डाला है मैंने? क्योंकि वो पार्टिकल ओरिजिन पर है। यहां क्या लिख रहा है, फॉर पार्टिकल ओ, और पार्टिकल ओ खुद से खुद कितनी दूरी पर है, 0। इसलिए मैंने पहले इन दोनों को रीड करना पड़ा दिया था। ठीक है, अब आप बताइए, इसमें तो एक्स आ ही नहीं रहा, खाली ओमेगा टी आ रहा है। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टिकल ओ एसएचएम कर रहा होगा और ओ से ही स्टार्ट होंगी एनर्जी, ओ से ही एनर्जी स्टार्ट होंगी। तो पहले ओ की इक्वेशन हमने मान ली। अब बताइए ओ की इक्वेशन ये है, तो देन फॉर पार्टिकल ए, बताइए एक्स कॉमा टी, ए के लिए तो ये लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ए ओरिजिन पे नहीं है, वो तो कुछ एक्स दूरी पर है। अब ए की इक्वेशन हूबहू ये नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि मैंने ये लिख दी तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओ और ए सेम फेज में है। इसका मतलब ये हुआ ओ और ए एक जैसा ऑसिलेशन करेंगे। लेकिन हम जानते हैं ना, जब कोई वेव प्रोपेगेट करती है तो एनर्जी एक साथ नहीं पहुंचती, थोड़ा तो टाइम लेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना ओ की एनर्जी ए तक आने में, और ओ की एनर्जी ए में आएगी तो थोड़ा टाइम लेगी। तो ओ और ए, ओहो चलो कोई नहीं, वो नीचे नहीं मिटाना था मुझे। अब मुझे बताना, ये पेंडुलम लीजिए, एक बार फिर से याद दिलाता हूं, ये वैसे लेक्चर 1 में ये मैंने बता दिया था कि वेव जब चलती है तो कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल सेम फेज में हो ही नहीं सकते। याद आ रहा है? पहले ये बताओ, जब कोई वेव चलती है तो कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल सेम फेज में हो ही नहीं सकते। बताना, दो बॉल है, एक बॉल पहले छोड़ दूं और एक थोड़ी देर के बाद छोड़ू, तो क्या ये दोनों सेम फेज में होंगे? एक बॉल जमीन पे छोड़ दूं, दूसरी थोड़ी देर बाद छोड़ी, वो नीचे जा रही है, टप्पा खा लिया, वो अभी जाएगी, वो ऊपर उठ के आ रही है, वो अभी आएगी, बाद में नहीं है ना सेम फेज में। अब मुझे बताना, यदि मैं इस पेंडुलम को यूं कर छोड़ दूं, तो जब ये इसे यूं हिल के यूं जाएगा, टक टक्कर मारेगा, तो गौर से देखना, ये तो अपनी एक्सट्रीम पर है और वो अभी अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा। तो मुझे बता दीजिए ओ और ए सेम फेज में है क्या? ये बता दो बस, क्या ओ और ए सेम फेज में है? ये बता दीजिए बस। भूमिका ने ठीक बताया। यदि ओ से मैं एनर्जी डिस्टर्ब करूं, ओ के कुछ देर के बाद ए पे आएगी, तो आप फील करिए ओ जब अपने एक्सट्रीम पर होगा तब ए तो स्टार्ट करेगा अपनी मीन पोजीशन से, तो ओ और ए सेम फेज में नहीं है। तो वैसे ही ओ और ए सेम फेज में नहीं होंगे, इनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, -φ। ये फाई क्या चीज है? फेज डिफरेंस। जो भी है सेम फेज में नहीं है तो फेज डिफरेंस है। जब दो चीज ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। और माइनस ही क्यों किया? माइनस ही क्यों किया? क्योंकि जिस पर एनर्जी थोड़ी देर बाद पहुंचेगी तो फेज में थोड़ा पीछे होता है, वो वही काम थोड़ी देर बाद करेगा, तो इसलिए माइनस किया।
मेरे पास एक और तरीका है समझाने का, पहले इसको देखते हैं। ये लेकिन आसान है थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम कर रहा होगा कि -2 दिया है सर, आप बस हम ये तो समझ गए कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम मैनर में नहीं होंगी, सेम फेज में नहीं होंगी, आगे पीछे फेज डिफरेंस होगा, तो आपने माइनस ही क्यों किया, ये मैं चलो समझा भी दूंगा और एक और तरीके से। अब ये फाई क्या चीज है? फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ए, फेज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ए। और अभी अभी जो फॉर्मूला है मिट गया, मैं दोबारा लिख देता हूं। फाई बराबर था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, जिसमें 2 पाई बाई लैम्डा को के लिख सकते हो, पार्ट डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस। अब आप मुझे बताइए y x t, इसको एडिटिव r साइन ओमेगा t माइनस फाई माने इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, फाई माने इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, है ना। चलो, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस के इंटू पार्ट डिफरेंस से निकाला जा सकता है। कितना है पार्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच का? इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस x ही है, तो पार्ट डिफरेंस की जगह क्या लिख दूं? x, तो फाई कितना आएगा? kx। अब आप देखो, दिस इज द जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है। आप ए तो बहाना है, कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट डाल सकते हो, 2 सेंटीमीटर डाल सकते हो, 3 सेंटीमीटर डाल सकते हो, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी के पार्टिकल का वही आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर डाल सकते हो तो 4 सेंटीमीटर की दूरी का वही आ जाएगा। एक्चुअली यहां पर हमारे पास चॉइस नहीं है, एक्स आ ही नहीं जाता यहां पर, तो वो जनरल इक्वेशन तो नहीं बनी ना, जनरल इक्वेशन ये बनी, कोई भी एक्स डालो आ जाएगा। अब आप बताइए, देख रहे हो आप, देख रहे हो या नहीं देख रहे हो कि हमारी वेव फंक्शन या वेव इक्वेशन में खाली ओमेगा टी नहीं आता, ओमेगा टी के साथ के एक्स भी आता है। हो सकता है मैं यहाँ कॉस ले लेता, तो कॉस ले लो, तो फिर यहाँ पे कॉस और कुछ फेज डिफरेंस, यहाँ कॉस आ जाता, वो साइन कॉस कुछ भी आ सकता था। एक और चीज बताता हूं, एक और चीज, आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, y x t इक्वल टू आर कॉस, हो सकता है के एक्स पहले आ जाए, ओमेगा टी बाद में आ जाए। क्यों 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 क्यों? कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है बेटा, और यही थ्योरम लगा दी मैंने, कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा एक ही बात होती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको वेव, जैसे आप ये बताइए 3x + 2y इक्वल टू 7, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ये बताओ, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? है ना। आपको बस x और y की पावर देखनी है। यदि मैं यहां पे माइनस लिख दूं, अब भी ये लीनियर इक्वेशन है। यदि मैं यहां 2y पहले लिख दूं, भैया माइनस, मान लो कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें 4y माइनस x इक्वल टू 15 आ जाए, तो भी ये लीनियर इक्वेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन पहले आ रहा है कौन बाद में, चाहे के एक्स पहले आए चाहे बाद में आए, के एक्स और ओमेगा टी जोड़ी से आनी चाहिए और लीनियर कॉम्बिनेशन में आनी चाहिए, तो ये वेव फंक्शन है, तो है ये वेव फंक्शन। और अभी रुकिए, अभी थोड़ी सी तकलीफ और दूंगा मैं, है ना, एक और छोटे, यानी वैसे थोड़ी और खुशी की बात बताऊं, ये सब डेरिवेशन वेरिएशन नहीं आएंगे, फिर आएगा क्या? आएंगे सवाल जो तो बहुत झंडू है, और मेरी आवाज खराब है, मुझे लग नहीं रहा मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, ठीक है, वो तो और ही लुल सवाल है। चलिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये वेव जा रही है ऐसे, माना ये पॉजिटिव एक्स है, ये वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स की ओर, है ना। मान लो, पता है, एक मिनट, हमने इक्वेशन ड्राइव कर लिया, अब ये पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है, पॉजिटिव एक्स, इसका क्या मतलब है? मतलब 2 3, इसका मतलब ये है एक्स की जगह +2 रखिए, +2, क्योंकि ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोऑर्डिनेट में +2 -2 भी तो लिखते हैं ना, तो क्योंकि ये वेव पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है, तो 2,3 का मतलब कि मैं तीसरे सेकंड इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जानना चाह रहा हूं, तो एक्स की जगह रख दिया जाएगा 2, एक्स की जगह रख दिया, चाहे यहां लिख दो चाहे यहां, पहले मैं 1 को मिटाता हूं, ठीक है, 1 को, ताकि दिमाग यहां रहे, y 2,3, इसका मतलब एक्स की जगह 2 डाल दीजिए। लेकिन यदि कोई वेव ऐसे जा रही होगी, सुनो, ऐसे, क्यों ऐसे नहीं जा सकती, है ना, ऐसे नहीं जा सकती क्या? मान लो, लेकिन तुमने इसे नेगेटिव एक्स बोल दिया, भाई एक बार बताओ, ये रही वेव, अब मैं यहां से जर्क दे रहा हूं तो यूं गए जर्क, अब मान लो मैं यूं खड़ा हो जाऊं, यूं जर्क दूं, और बाई चांस आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे -x बोल दिया गया है,
तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक मामूली सा चेंज करना है, क्योंकि अब आपका ये नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल चुके हो तो, नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल चुके हो तो, या ऐसे समझो दो धागे हैं, है ना, या एक मिनट, एक धागा इस दीवार से उस दीवार तक बंधा है, मैं बीच में से उसे हिला रहा हूं, तो एक वेव जो इधर जा रही होगी उसे पॉजिटिव एक्स बोलोगे, इधर से इधर भी जा रही होगी। फिर यदि मैं यहां बीच में से पकड़ के इसे हिलाऊं ऐसे, तो अब देखो, है ना, यूं करके इसे पकड़ के लाऊं तो वेव इधर भी जा रही है, वेव इधर भी जा रही है। अब एक साथ दोनों भी डिस्कस करनी पड़ सकती है। अब इसके एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में चलेंगे, इसके एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में चलेंगे। तब उस केस में यदि वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जाए, तब आपकी ये जो इक्वेशन है ना, आर साइन कॉस जो भी बनाई है आपने, ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसमें एक मामूली सा परिवर्तन ये करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्स आपको माइनस एक्स रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। बस इतना अंतर हमको पढ़ना पड़ेगा। यदि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है तो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में ये आएगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है तो आर्ग्यूमेंट में ये आएगा। अब इसको अंतर कैसे करना है, यदि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है, पॉजिटिव, तो ये और ये अपोजिट साइन के होंगे हमेशा। हो सकता है ये पहले हो, अभी एक मिटा दी जो मैंने मिटा दी, हो सकता है के एक्स पहले हो माइनस ओमेगा टी बाद में हो, लेकिन होंगे अपोजिट साइन के, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यदि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही होगी। और यदि वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है, आपका सिचुएशन ही ऐसी बन गई है कि दोनों डिस्कस करनी पड़ रही है ना, तो इस डायरेक्शन में जाने वाली वेव की जब इक्वेशन बनाओगे तो ओमेगा टी के एक्स दोनों आएंगे फिर से, लेकिन दोनों सेम साइन से आएंगे, दोनों सेम 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 साइन के जनरेट होंगे। आ रहा है समझ में, है नहीं बोलो, दोनों सेम साइन के ही जनरेट होंगे, दोनों सेम साइन के। और फिर यदि मैं ये मानता हूं कि मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखा दिया, तो फिर मैं ये भी मानता हूं कि आपके अंदर इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि c प्लस डी का होल स्क्वायर आप कर लोगे। मतलब सपोज करो ये वेव मैं ऐसे हिला रहा हूं, अब वेव ऐसे रख के यूं हिलाऊं, तो अब कैसे पढ़ना पड़ेगा, अब थोड़ा सुनना, यूं यानी अब इसको एक्सेस पे दिखाता हूं, वेव को यूं करके यूं जा रही हो, तो फिर भाई कोऑर्डिनेट आपके ऐसे जनरेट हो गए बाई चांस ऐसे। अब कैसे मैनेज करोगे, अब पता है क्या मैनेज करोगे, ये वेव जा रही है पॉजिटिव वाई की ओर, है ना, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पढ़ना पड़ेगा एक्स वाई कॉमा टी, और खुद सोचो पहले आर साइन कॉस कुछ भी लिख देना, आर साइन ओमेगा टी माइनस के वाई। अब आप सोचो ये अंतर क्यों आया है यार ये मुझे बताना पड़ेगा या सोच लिया आपने, सोचो सोचो ये क्यों, ये एक्स क्यों हो गया है, क्योंकि अब पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, देखो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं अब एक्स डायरेक्शन में, और अब आपको उनकी वाई पोजीशन लिखनी पड़ेगी, है ना, कि ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर की दूरी, ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर की दूरी वाई पर, फिर वो जो यहां होता है वो यहां आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई की ओर जा रही है तो इसलिए ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे। हाँ ये छूट मिल जाएगी के वाई पहले लिखो ओमेगा की बात, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चन करिएगा, नहीं तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, मैं भी एग्जॉस्ट हो गया हूं, आवाज खराब है आज मेरी, मैं होमवर्क तो दे ही सकता हूं, ठीक है। और होमवर्क मुझे कल टाइम मिला तो मैं होमवर्क की वीडियो बना के डाल दूंगा, अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा बेटा, ठीक है। अब अपनी तरफ से एक्सरसाइज का 15.8, एक्सरसाइज का 15.8, 15.10 दो हो गए एक्सरसाइज के, और एक और है वो एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल 15.2। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करिएगा, कल यदि मुझे समय मिलेगा, जहां तक मिलेगा, तो मैं अलग से वीडियो बना के इनकी डाल दूंगा। अब तो मुझ में इतनी एनर्जी नहीं रही।